नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच में हुआ 12 दिन के जंग का और इसका विश्लेषण भी करेंगे। ये कॉन्फ्लिक्ट जून 2025 में हुआ और इसके पूरे दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट्स, ऑयल प्राइसेस और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है दोस्तों। ये जंग प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के मदद से एक नाजुक सीजफायर के साथ अभी भी रुका हुआ है, लेकिन इसके ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी जारी है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, क्या क्या इम्पैक्ट था और इन्वेस्टर्स के लिए क्या मायने हैं इस कॉन्फ्लिक्ट का। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कॉन्फ्लिक्ट का टाइमलाइन और एस्केलेशन मैट्रिक्स के बारे में। जंग की शुरुआत कैसे हुई दोस्तों? ये कॉन्फ्लिक्ट 13 जून 2025 को शुरू हुआ जब इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर एक्सटेंसिव एयर स्ट्राइक्स किए। मेन टारगेट्स में पहले तो था नथांस यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये ईरान का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर फैसिलिटी है जहां यूरेनियम को एनरिच किया जाता है न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के लिए। दूसरा टारगेट था तेहरान रिसर्च सेंटर्स। ये सेंटर्स में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिसर्च होते हैं और साइंटिफिक डेवलपमेंट किया जाता है। तो तीसरा टारगेट था करमनशाह में अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज साइट्स। यहाँ ईरान अपने एडवांस्ड मिसाइल स्टोर करते हैं जो इजराइल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा इजराइल ने ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप और ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट पर भी जानलेवा हमला किया एयर स्ट्राइक्स और इंटेलिजेंस सर्विसेज के मदद से। मोसाद और अमान के जरिए इजराइल ने ये स्ट्राइक्स किए। अमान इजराइल के मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी है और इस ऑर्गेनाइजेशन को फेमस मोसाद से भी ज्यादा सीक्रेटिव माना जाता है दोस्तों। ये मिडिल ईस्ट में कई दशकों के बाद हुआ सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन था जो पूरे दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया, क्योंकि ये ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही खराब हो सकते हैं दोस्तों। इसके बाद हम चलते हैं यूएस के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पर। सिचुएशन तब और सीरियस हो गया जब 22 जून को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया कि यूएस फोर्सेस ने 3 मेजर ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सक्सेसफुल स्ट्राइक्स किए हैं। फोर्दो फैसिलिटी ये एक अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट है जो माउंटेन्स के अंदर बना है और बहुत ही सिक्योर माना जाता है। इसके बाद था नथांस न्यूक्लियर फैसिलिटी, ईरान का प्राइमरी यूरेनियम एनरिचमेंट सेंटर जो इंटरनेशनल सैंक्शन के बावजूद ऑपरेट कर रहा था। और आखिर में इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटी, यहाँ न्यूक्लियर फ्यूल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग होता था एडवांस न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए। इस ऑपरेशन का नाम दिया गया मिडनाइट हैमर, जो रात के समय एग्जीक्यूट किया गया। इस कॉम्प्लेक्स मिलिट्री मिशन में B-2 स्पिरिट बॉम्बर्स अमेरिका के मिजोरी से नॉन स्टॉप उड़ाए गए। ये अमेरिका के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ बॉम्बर्स में से एक है दोस्तों, जो रेडार से डिटेक्ट नहीं हो सकते हैं। 14 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बॉम्ब्स गिराए गए। ये स्पेशल बॉम्ब्स हैं जो डीप अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सबमरीन से 30 टॉमहॉक मिसाइल्स फायर किए गए। ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं जो एक्यूरेट टारगेटिंग करते हैं। ट्रंप ने क्लेम किया कि इस ऑपरेशन ने ईरान के न्यूक्लियर एनरिचमेंट कैपेसिटी को टोटली ऑब्लिटरेट कर दिया है, मतलब कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये डायरेक्ट अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट रीजनल वॉर में एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अब वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल मिलिट्री पावर डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया था मिडिल ईस्ट के इस वॉर में। इसके बाद हम देखेंगे सीज फायर का अनाउंसमेंट कब हुआ। तो आखिर में 23 जून 2025 को शाम 6:02 पर प्रेसिडेंट ट्रंप ने सीज फायर अनाउंस किया। ये अग्रीमेंट फेजेस में इंप्लीमेंट हुआ। इनिशियल वायलेशंस के बावजूद भी 24 जून से ये सीज फायर होल्ड कर रहा है दोस्तों। ट्रंप ने इसे 12 डे वॉर का नाम दिया है दोस्तों। इसके बाद हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को जो डैमेज हुआ उसका एक असेसमेंट देखते हैं। एक्चुअल डैमेज क्या था? ट्रंप ने ऑब्लिटरेशन क्लेम्स के बावजूद डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी का क्लासिफाइड असेसमेंट रिवील करता है कि रियल सिचुएशन क्या है। यूएस स्ट्राइक्स ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कई मंथ ही सेटबैक किया है, ईयर्स नहीं दोस्तों। इसका मतलब यह है कि ईरान 6 से 12 महीने में अपने न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज रीबिल्ड कर सकता है, कंप्लीट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है।
स्ट्राइक्स ने सक्सेसफुली 2 न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटीज के मेन एंट्रेंसेस सील कर दिए हैं हेवी बॉम्बिंग से, लेकिन ये कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं है। अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर्स कोलैप्स नहीं हुए हैं क्योंकि ये फैसिलिटीज माउंटेन्स के अंदर डीप बंकर्स में बिल्ट थे और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन के लिए और भी पावरफुल वेपन्स की जरूरत है दोस्तों। इंटेलिजेंस असेसमेंट सजेस्ट करता है कि कोर न्यूक्लियर इक्विपमेंट और मटेरियल्स अभी भी इंटैक्ट है, जो अभी भी ईरान को रिबिल्ड करने में मदद करेंगे। फोर्डो जैसे डीप अंडरग्राउंड फैसिलिटीज अभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं। टेक्निकल इंपैक्ट एनालिसिस क्या था? इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी के डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ईरान के सेंट्रीफ्यूज एनरिचमेंट प्रोग्राम को इफेक्टिवली डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये वो मशीन्स है जो यूरेनियम को वेपन्स ग्रेड लेवल तक एनरिच करते हैं और ये सबसे क्रिटिकल कंपोनेंट है न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम का। सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है 3 मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, नथांस, फोर्डो और इस्फहान, जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बैकबोन है और डेकेड्स तक इनमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्ट किया है ईरान ने। अभी भी कुछ रेसिडुअल कैपेबिलिटीज अभी बची है, इंक्लूडिंग स्टॉक्स ऑफ एनरिच्ड यूरेनियम जो ऑलरेडी प्रोसेस्ड है और रेडी टू यूज फॉर्मेट में स्टोर्ड है सिक्योर लोकेशंस पर। अनइंस्टॉल्ड सेंट्रीफ्यूजेस का स्टॉक्स भी एग्जिस्ट करता है। ये वो बैकअप इक्विपमेंट है जो ईरान ने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए प्रोक्योर किया था और जो स्ट्राइक्स में डिस्ट्रॉय नहीं हुए हैं दोस्तों। ऑनगोइंग कंसर्न्स क्या है? क्योंकि ईरान के पास टेक्निकल नॉलेज और एक्सपर्टीज अभी भी न्यूक्लियर प्रोग्राम रिस्टार्ट करने के लिए है, चाहे इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया हो। साइंटिफिक पर्सोनेल और न्यूक्लियर साइंटिस्ट अभी भी अवेलेबल है जो प्रोग्राम को रिबिल्ड कर सकते हैं, गिवन एनफ टाइम एंड एनफ रिसोर्सेस। इसके बाद दोस्तों हम ऑयल मार्केट्स के ओर देखते हैं। ऑयल मार्केट्स में क्रूड ऑयल मार्केट्स में बहुत ही सीवियर वॉलेटिलिटी था गया। ब्रेंट क्रूड प्राइसेस जून के स्टार्टिंग लेवल से लगभग 21% सर्ज हुए, डॉलर 81.50 पर बैरल के पीक्स टच किए। सीज फायर अनाउंसमेंट के बाद डॉलर 67 से 68 तक क्रैश भी हो गया ऑयल प्राइसेस। ये प्राइस ट्रेजेक्टरी मार्केट फियर्स को रिफ्लेक्ट करता है पोटेंशियल डिस्ट्रप्शंस के बारे में ग्लोबल एनर्जी सप्लाई में। इसके बाद दोस्तों स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में बात करते हैं। एनर्जी एनालिस्ट ने वार्निंग दी थी कि अगर ईरान अपने थ्रेट्स फॉलो थ्रू करता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर देता है, जहां से अप्रोक्सीमेटली 20% ग्लोबल ऑयल ट्रांजिट होता है, तो प्राइसेस $130 पर बैरल तक भी जा सकते हैं। ये कैटास्ट्रॉफिक सप्लाई डिस्ट्रप्शन होता रफली 21 मिलियन बैरल्स पर डे के ग्लोबल ऑयल ट्रेड को अफेक्ट करता। डिफरेंट एनालिस्ट के प्रोजेक्शंस क्या थे? HSBC बोल रहा था कि $80 पर बैरल तक जा सकता है स्ट्रेट क्लोज होने थे, जो चला भी गया था। गोल्डमैन सैक्स कह रहा था कि क्रूड ऑयल प्राइसेस $110 पर बैरल तक पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों हम एक स्टॉक मार्केट परफॉर्मेंस एनालिसिस देखते हैं। सेक्टरल विनर्स कौन थे इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? डिफेंस और एनर्जी सेक्टर्स प्राइमरी बेनिफिशियरीज बने इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। एनर्जी सेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा। ऑयल और गैस कंपनीज ने 15% से ज्यादा गेन्स पोस्ट किए क्योंकि ऑयल प्राइसेस ड्रामेटिकली बढ़ गए थे सप्लाई डिस्ट्रप्शन के डर से। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग रहे क्योंकि इन्वेस्टर्स एनर्जी सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण एनर्जी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे थे। रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज भी बेनिफिट हुए क्योंकि लोग मिडिल ईस्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर में भी मैसिव गेन्स देखा गया। डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स के स्टॉक प्राइसेस अप्रोक्सीमेटली 8 से 9% राइज हुए क्योंकि मिलिट्री स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशंस ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गए थे। इन्वेस्टर्स को लगा कि अब डिफेंस बजट्स वर्ल्ड वाइड बढ़ जाएंगे सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण। जर्मन मार्केट्स पर्टिकुलरली बेनिफिट किए डिफेंस स्पेंडिंग से क्योंकि यूरोप को रियलाइज हुआ कि उन्हें अपने डिफेंस कैपेबिलिटीज स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। DAX 40 इंडेक्स 18.1% ऊपर था ईयर टू डेट, जो यूरोपियन मार्केट्स में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाता है दोस्तों। जर्मनी ने 500 बिलियन यूरो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अनाउंस किया डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स के लिए, जो एडिशनल मार्केट सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और सेक्टोरल लूजर्स कौन थे? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मेजर लॉसेस देखे गए हैं दोस्तों।
एविएशन कंपनीज को 12% से ज्यादा लॉसेस हुए क्योंकि मिडिल ईस्ट एयर स्पेस डेंजरस हो गया था सिविलियन फ्लाइट्स के लिए। एयर स्पेस क्लोजर्स और राउट डाइवर्शंस के कारण एयरलाइंस को ऑल्टरनेटिव लॉन्गर राउट्स यूज करने पड़े, जिससे फ्यूल कॉस्ट बढ़ गए। 13 जून से डेली 3000 प्लस फ्लाइट्स कैंसिल हुए रीजन में, अकॉर्डिंग टू फ्लाइट डेटा 24 डेटा, जो एविएशन इंडस्ट्री के लिए ह्यूज ऑपरेशनल लॉस था। कई मेजर इंटरनेशनल एयरलाइंस ने मिडिल ईस्ट फ्लाइट्स कंप्लीटली सस्पेंड कर दिए थे पैसेंजर सेफ्टी कंसर्न्स के कारण। शिपिंग कंपनीज को रेड सी राउट डाइवर्शंस फेस करना पड़ रहा था क्योंकि मिडिल ईस्ट शिपिंग लेन्स डेंजरस हो गए थे। शिपिंग इंश्योरेंस कॉस्ट ड्रामेटिकली इंक्रीज हो गए थे वॉर जोन में ऑपरेशंस के लिए, जो कंपनी प्रॉफिट्स को अफेक्ट कर रहा था। दोस्तों एक बार रुक करते हैं ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस पर। ये कॉन्फ्लिक्ट ग्लोबल डिसइन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को डिरेल करने का सीरियस थ्रेट था। मतलब जो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ रहा है वो फिर से बढ़ सकता है। ग्लोबल लेवल इम्पैक्ट क्या है? इकोनॉमिस्ट्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट्स 5.8% तक बढ़ सकता है ईयर एंड तक, अगर कॉन्फ्लिक्ट इफेक्ट्स परसिस्ट करे। करंट लेवल्स है अराउंड 4%। ये सिग्निफिकेंट इंक्रीज होगा दोस्तों। कंज्यूमर्स के लिए गुड्स और सर्विसेज और भी कॉस्टली हो जाएगा। इसका मतलब सेंट्रल बैंक्स को मॉनेटरी पॉलिसी ईजिंग प्लान्स रिकंसिडर करने पड़ेंगे। मतलब वो इंटरेस्ट रेट्स कम करने की वजह स्टेबल या इंक्रीज कर सकते हैं। रीजन स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स क्या है? मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमी सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा। 8.8% इन्फ्लेशन वहां प्रोजेक्शन है। इंडिया में 4.8% से 6.5% तक का इन्फ्लेशन राइज एक्सपेक्टेशन है। ये हेविली डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट्स पर, और ऑयल प्राइसेस स्पाइक हुए तो ये इन्फ्लेशन 6.5% तक जा सकता है इंडिया में दोस्तों। यूनाइटेड स्टेट्स में अप्रोक्सीमेटली 1.7% पॉइंट्स इंक्रीज कर सकता है इन्फ्लेशन, जो फेड पॉलिसी डिसीजंस को अफेक्ट करेगा। यूरोपियन यूनियन में 1.2 परसेंटेज पॉइंट इंक्रीज प्रोजेक्शंस है, जो ईसीबी के मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस को इन्फ्लुएंस करेगा। अब दोस्तों हम देखते हैं इंडिया पर स्पेसिफिक क्या इंपैक्ट है। इंडिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल पोजीशन है इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण, क्योंकि इंडिया अपने 85% क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट्स इंपोर्ट करते हैं फॉरेन कंट्रीज से, मेनली मिडिल ईस्ट से, जो इसे ऑयल प्राइस फ्लक्चुएशन के लिए हाईली सेंसिटिव बनाता है। डेली 2 मिलियन बैरल्स ऑयल इंपोर्ट करते हैं थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये वही नैरो वाटरवे है जो ईरान कंट्रोल करता है, और कॉन्फ्लिक्ट के दौरान क्लोज होने का थ्रेट भी था। डायरेक्ट एक्सपोजर है पोटेंशियल शिपिंग लिंक क्लोजर से, जो इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी के लिए मेजर कंसर्न है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव रूट्स कॉस्टली और टाइम कंज्यूमिंग है दोस्तों। इसमें सेंट्रल बैंक्स का क्या रिस्पॉन्स है, चलिए देखते हैं। अमेरिका के फेडरल रिजर्व ने क्या रिस्पॉन्स दिया। जेरेम पॉवेल ने 24 जून को कांग्रेस के सामने डिटेल टेस्टिमनी दी। सेंट्रल बैंक्स रेट स्टेडी रखेंगे करंट लेवल्स पर, क्योंकि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बढ़ गई है कॉन्फ्लिक्ट के कारण। इन्फ्लेशन थ्रेट एलिवेटेड है, एनर्जी प्राइस स्पाइक कर रहे हैं, जो कंज्यूमर प्राइस को अपवर्ड प्रेशर दे रहे हैं दोस्तों। अगर इन्फ्लेशन प्रेशर्स कंटेन रहे और एनर्जी प्राइसेस स्टेबलाइज हो तो रेट कट्स होता है, अगर नहीं हुए तो रेट कट्स अभी लेट हो सकता है, ऐसा जेरम पॉवेल का कहना है दोस्तों। लेकिन पॉवेल ने क्लैरिफाई किया है वो किसी पर्टिकुलर मीटिंग के कमिटमेंट नहीं कर रहे स्पेसिफिक रेट डिसीजंस के लिए। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने कॉशियस अप्रोच लिया है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट 4.25% पर होल्ड किया है। एक्सपेक्टेड है क्योंकि बैंक कॉन्फ्लिक्ट के लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक इंपैक्ट्स असेस कर रहा है। कॉन्फ्लिक्ट के एनर्जी प्राइसेस और इन्फ्लेशन इंपैक्ट केयरफुली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि यूके भी एनर्जी इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है। यूके इन्फ्लेशन करंटली 3.4% पर है, जो बैंक के 2% टारगेट से सिग्निफिकेंटली ऊपर है, जो पॉलिसी मेकर्स के लिए कंसर्निंग है दोस्तों। ऑयल प्राइसेस $75 पर बैरल से ऊपर अगर राइज होने के डायरेक्ट इंपैक्ट यूके इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है, इसीलिए बैंक कॉशियस अप्रोच ले रहा है रेट कट्स के मामले में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या अप्रोच है? लाइकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरवीन करेगा अगर ₹87 पर डॉलर के पास वीकनेस दिखाए तो। रीसेंट मॉनेटरी पॉलिसी अकोमोडेशन ये इन्फ्लेशन बढ़ने का जो रुख है उसको थ्रेटन करते हैं और भी।
क्योंकि रिसेंटली आरबीआई ने रेट कट्स किए थे इंडियन मार्केट में। अभी दोस्तों एक इंडियन मार्केट्स का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस कैसा रहा इस जंग के दौरान। इंडियन मार्केट्स इनिशियली बहुत ही रेजिलिएंट थे। सेंसेक्स 18 जून को 81,583 पर क्लोज हुआ, 12 जून को 81,691 पर था। सेंसेक्स में सिग्निफिकेंट वॉलिटिलिटी देखा गया। 23 जून को रुपी 15 पैसे वीकर ओपन हुआ यूएस डॉलर के अगेंस्ट। पैसे का 86.74 पर ट्रेडिंग हुआ। डिफेंस स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा था? इंडियन डिफेंस स्टॉक्स ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाया दोस्तों। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी HAL, भारत डायनामिक्स, BDL एंड अदर डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स भी थे। इंक्रीज मिलिट्री स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन से बेनिफिट मिल रहा है इन कंपनीज को। अभी हम दोस्तों कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी रिकमेंडेशंस देखते हैं। सबसे पहले तो आता है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। ये कॉन्फ्लिक्ट ने हाईलाइट किया कितना इंपॉर्टेंट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम जियोपॉलिटिकली एक्सपोज्ड रीजन्स, मेंटेनिंग एक्सपोजर टू बेनिफिशियरी सेक्टर्स, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, पर्टिकुलरली नॉन मिडिल ईस्टर्न प्रोड्यूसर्स के ऊपर इन्वेस्ट करना, डिफेंसिव कैरेक्टरिस्टिक्स और पोटेंशियल अपसाइड फ्रॉम सस्टेन्ड हायर प्राइसेस। सेक्टर वाइज रिकमेंडेशंस क्या है दोस्तों? डिफेंस सेक्टर में एलोकेशंस, वारंट्स, कंसिडरेशंस, बैलेंस जियोपॉलिटिकल बेनिफिशियरी एक्सपोजर विथ लॉन्ग टर्म पीस प्रोस्पेक्ट्स। सेफ हेवन एसेट्स में गोल्ड और अदर सेफ हेवन एसेट्स टिपिकल क्राइसिस परफॉर्मेंस देखिए आप। प्राइस अप्रोचिंग रिकॉर्ड लेवल्स ड्यूरिंग पीक टेंशंस। तो आप समझ रहे हैं जब भी ऐसा कॉन्फ्लिक्ट होता है तभी गोल्ड और ऐसे हार्ड एसेट्स का प्राइस बढ़ता है दोस्तों। करेंसी स्ट्रेटेजी क्या रिकमेंडेशंस है? करेंसी डिप्रिसिएशन रिस्क एलिवेटेड फॉर ऑयल इंपोर्टिंग इकोनॉमीज, यानी इंडिया को सिग्निफिकेंट रिस्क है। इमर्जिंग मार्केट्स लाइक इंडिया आर पर्टिकुलरली वनरेबल। टैक्टिकल पोजिशनिंग इन स्ट्रॉन्गर करेंसीज प्रूडेंट। इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट। सस्टेन्ड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स के लिए रोबस्ट हेजिंग स्ट्रेटेजीज की जरूरत है दोस्तों। ऑयल डिपेंडेंट इकोनॉमीज के इन्वेस्टर्स के लिए ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। एक हम लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक आउटलुक देखते हैं दोस्तों। मार्केट स्टेबिलिटी असेसमेंट। करंट मार्केट कंडीशंस में सीवियर रिस्क ऑफ सेंटिमेंट रिफ्लेक्ट करता है दोस्तों, लेकिन हिस्टोरिकल एनालिसिस सजेस्ट करता है कि जियोपॉलिटिकल इवेंट्स ऑफन क्रिएट्स टेम्पोररी डिसलोकेशंस। न्यूक्लियर फैसिलिटीज इन्वॉल्वमेंट और डायरेक्ट यूएस मिलिट्री एंगेजमेंट डिस्टिंग्विशेस द क्राइसिस। प्रीवियस मिडिल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट से इसका नेचर बहुत ही डिफरेंट था दोस्तों, क्योंकि इससे पहले यूएस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट्स क्या है दोस्तों? सीजफायर स्टेबिलिटी कुछ चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। पहले तो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स पर, ईरान रेस्पॉन्स टू क्लीन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शंस पर उनका क्या रेस्पॉन्स होगा इसके ऊपर। ट्रम्प्स मिडिल ईस्टर्न एनवॉय स्टीव विटकॉफ डिस्क्राइब्ड ऑनगोइंग यूएस एंड ईरान डिस्कशंस एज प्रॉमिसिंग। एक ऑप्टिमिज्म है लास्टिंग पीस एग्रीमेंट के लिए दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क। मार्केट पार्टिसिपेंट्स शुड प्रिपेयर फॉर एनर्जी सप्लाई डेवलपमेंट्स मॉनिटरिंग, डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स ट्रैकिंग, सेंट्रल बैंक रेस्पॉन्सेस एनालिसिस और क्रिटिकल फैक्टर्स फॉर नेविगेटिंग द इवॉल्विंग सिचुएशन। तो दोस्तों आखिर में हम देखते हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट रिप्रेजेंट करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट जियोपॉलिटिकल रिस्क इवेंट फॉर ग्लोबल मार्केट्स इन रिसेंट ईयर। डायरेक्ट इंप्लीकेशंस है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरीज के लिए और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स के लिए। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की सक्सेसफुल सीजफायर ब्रोकरेज ने इमीडिएट रिलीफ दिया है मार्केट्स को, लेकिन अंडरलाइंग टेंशंस और लिमिटेड डैमेज टू ईरान न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सजेस्ट करता है ऑनगोइंग विजिलेंस रिक्वायर्ड है। अभी इन्वेस्टर्स मस्ट बैलेंस इमीडिएट टैक्टिकल रिस्पॉन्सेस, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग। करंट वॉलेटिलिटी क्रिएट्स चैलेंजेस, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी प्रेजेंट करते हैं दोस्तों वेल पोजिशंस पोर्टफोलियोज के लिए। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है एनर्जी डेवलपमेंट्स की, डिप्लोमेटिक प्रोग्रेसेस की, सेंट्रल बैंक्स के पॉलिसी रिस्पॉन्सेस की। ये सब क्रिटिकल है पोस्ट सीजफायर इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप नेविगेट करने के लिए दोस्तों। ये डिटेल्ड एनालिसिस बेस्ड है मल्टीपल टेबल सोर्सेस पर,
जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, राउटर्स, CNN लाइव कवरेज, CBS न्यूज, BBC न्यूज, अल जजीरा रिपोर्ट्स, फाइनेंशियल publications like CNBC, Economic Times, government sources including the White House and Pentagon briefings, research institutions like Institute of Science and International Security, financial institution analysis from HSBC, Goldman Sachs, central bank communications from Federal Reserve Bank of England, RBI, कंप्लीट सोर्स लिस्ट आर्टिकल में अवेलेबल है दोस्तों रेफरेंस के लिए, जिसे आप consultinvestgrow.com पर जाके पढ़ सकते हैं। ये एनालिसिस एजुकेशनल पर्पस के लिए है दोस्तों। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए प्रोफेशनल फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन दबाइए ताकि आपको हमारे अपलोड किए हुए वीडियो नोटिफिकेशंस मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।